नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। प्राचीन भारतीय इतिहास का वो 5 घंटे का विशाल सफर अब आपके सामने बहुत ही आसान और रोमांचक तरीके से पेश है। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे तकनीक ने, जी हाँ, तकनीक ने इंसानी भविष्य की पूरी कहानी ही बदल कर रख दी। तो हमारी इस चर्चा के 4 मुख्य पड़ाव होंगे: प्रागैतिहासिक भारत, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल और अंत में नए धर्मों का उदय। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक भारत की। हमारी ये कहानी समय की उन गहराइयों से शुरू होती है जहां शुरुआती इंसान पूरी तरह से 100% प्रकृति के भरोसे जिंदा था। जरा इस सफर को समझिए। 3 लाख ईसा पूर्व की वो बिडौल पत्थर की कुल्हाड़ियां और फिर 2000 ईसा पूर्व आते आते तांबे की खोज। ये महज कुछ साल नहीं है, बल्कि मानव विकास की एक बहुत ही अविश्वसनीय कहानी है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जैसे जैसे धरती का तापमान बढ़ने लगा, वैसे वैसे जानवरों का आकार छोटा और फुर्तीला होने लगा। नतीजतन इंसानों को भी मजबूरन माइक्रोलिथ्स यानी बेहद छोटे और धारदार हथियार बनाने पड़े। है ना कमाल का कनेक्शन? ये कारण और प्रभाव का एकदम सटीक उदाहरण है। मौसम बदला, घास के मैदान बने और देखते ही देखते इंसान भटकने वाले शिकारी से एक जगह बसने वाला अन्नदाता बन गया। खेती की शुरुआत ने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। और जैसे जैसे पाषाण युग यानी पत्थरों का दौर अपने अंत की ओर बढ़ा, दक्षिण भारत में विशालकाय पत्थरों वाली कब्रें या मेगालिथ्स दिखाई देने लगे। दिलचस्प बात यह है कि इनमें लोहे के औजार और घोड़ों के कंकाल मिले हैं, जो साफ इशारा करते हैं कि समाज में अब ऊंच नीच और अलग अलग वर्ग बनने शुरू हो गए थे। और इसी कृषि क्रांति ने नींव रखी हमारे दूसरे पड़ाव की, सिंधु घाटी सभ्यता। खेती से जो एक्स्ट्रा अनाज पैदा हुआ, उसी ने उपमहाद्वीप के पहले अर्बन मिरेकल यानी शहरी चमत्कार को मुमकिन बनाया। जरा सोचिए, आज से 4500 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्से सभ्यता से कोसों दूर थे, तब सिंधु घाटी में एकदम ग्रिड पैटर्न वाले पक्की ईंटों के शानदार शहर बनाए जा रहे थे, एकदम परफेक्ट और वेल प्लान्ड। और अगर उनकी स्वच्छता व्यवस्था की बात करें तो वो आज की मॉडर्न प्लम्बिंग को भी सीधी टक्कर देती है। हर सड़क पर ढकी हुई नालियां थीं और घरों में ऐसे पाइप लगे थे जिनमें कचरा रोकने के लिए खास ट्रैप्स बने हुए थे। लिटरली उस दौर में ऐसा सोचना भी हैरान कर देता है। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल। अफगानिस्तान से लेकर गुजरात तक फैली इतनी एडवांस्ड और विशाल सभ्यता 1900 ईसा पूर्व के आसपास अचानक गायब कैसे हो गई? आखिर हुआ क्या था? सच तो यह है कि इतिहासकार आज भी इस पर एकमत नहीं है। कई अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ का मानना है कि बाहरी आक्रमण हुए, तो कुछ कहते हैं कि नदियां सूख गईं या भयंकर भूकंप आए। हम यहाँ किसी एक पक्ष की तरफ नहीं हैं, बल्कि ये अलग अलग साक्ष्य हमें बस सोचने पर मजबूर करते हैं कि उस दौर में असलियत क्या रही होगी। सिंधु घाटी के पतन के बाद इंडो आर्यों के आगमन और वेदों की रचना के साथ एक बिल्कुल नया अध्याय शुरू होता है, और यह है हमारा तीसरा पड़ाव, वैदिक काल। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का ये समय 2 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, और इन दोनों हिस्सों के बीच जो सबसे बड़ा अंतर था वो एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग की वजह से आया था। बदलाव सच में बहुत नाटकीय था। जो समाज पहले मवेशी चराता था और लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमता था, वो अब जमीन और साम्राज्यों से जुड़ गया, और इसी के साथ जन्म हुआ एक बेहद कठोर 4 स्तरीय वर्ण व्यवस्था का। इस पूरे भूचाल के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो थी लोहे की खोज। ग्रंथों में इसे श्यामयस या काला धातु कहा गया है। इसी लोहे की कुल्हाड़ियों ने लोगों को गंगा के मैदानों के घने और जिद्दी जंगलों को साफ करने की ताकत दी। खेती में लोहे के इस्तेमाल से इतना अनाज पैदा हुआ कि राजाओं की ताकत कई गुना बढ़ गई। वो अपना दबदबा दिखाने के लिए अश्वमेध जैसे विशाल अनुष्ठान करने लगे। पुजारी वर्ग का अनुष्ठानों पर एकाधिकार हो गया और समाज जन्म के आधार पर एक कठोर व्यवस्था में स्थायी रूप से कैद हो गया। लेकिन कहते हैं ना, समाज में जब भी बहुत अधिक कठोरता आती है तो वो एक क्रांति को जन्म देती ही है। और यही हमें ले आता है हमारे आखिरी पड़ाव पर, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नए धर्मों का उदय। ये सवाल अपने आप में बहुत रोमांचक है कि कैसे लोहे के हलों और व्यापार में आए उछाल ने सीधे तौर पर पुरानी स्थापित व्यवस्था के खिलाफ एक बड़े आध्यात्मिक जागरण को जन्म दे दिया। आइए इस चेन रिएक्शन को समझते हैं। आर्थिक बूम ने व्यापारी वर्ग यानी वैश्यों को बेतहाशा दौलत और ताकत दी। अब ये वर्ग समाज में अपने निचले दर्जे से खुश नहीं था।
उन्हें ऐसे नए धर्मों की तलाश थी जो व्यापार या पैसे के लेनदेन को नीची नजरों से न देखें। ठीक उसी समय क्षत्रिय वर्ग भी पुजारियों के बढ़ते दबदबे से परेशान था। नतीजा, मध्य गंगा के मैदानों में एक बहुत बड़ा वैचारिक विस्फोट हुआ। 62 से भी ज्यादा नए धार्मिक संप्रदाय उभर कर सामने आए, जिन्होंने पशु बलि और कठोर वर्ण व्यवस्था को सिरे से नकार दिया। इनमें वर्धमान महावीर जैसी महान हस्तियों के नेतृत्व में जैन धर्म ने एक बहुत ही सख्त विकल्प पेश किया। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे उनके मूल सिद्धांत व्यापारी वर्गों के दिलों में गहराई से उतर गए। हालांकि जैन और बौद्ध धर्म दोनों बिल्कुल एक ही सामाजिक आर्थिक घर्षण से निकले थे, लेकिन दोनों का रास्ता अलग था। एक तरफ जैन धर्म की सख्त अहिंसा थी, तो दूसरी तरफ बौद्ध धर्म का मध्यम मार्ग, जिसे बाद में सम्राट अशोक जैसे राजाओं का भारी समर्थन मिला और वो पूरी दुनिया में फैल गया। इन नए विचारों का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि इन्होंने मोक्ष का विकेंद्रीकरण कर दिया। मतलब मुक्ति पाने के लिए अब महंगे अनुष्ठानों की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि इसे सीधे इंसान के अपने कर्मों और सही व्यवहार से जोड़ दिया गया। हमारी आज की ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर पत्थर से तांबे और तांबे से लोहे तक के सफर ने इंसान की आध्यात्मिकता और पूरे समाज को जड़ से बदल दिया, तो आज की ये डिजिटल क्रांति कल के समाज और हमारे विश्वासों को कैसे आकार देगी, ये सच में सोचने वाली बात है।